था क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड में भी यही चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक कंपनी थी जो इंडिया में क्या करने आई थी, वैसा धंधा करने आई थी, ट्रेड। ठीक है, और उस टाइम पे जितने भी आपके ब्रिटिशर्स होते थे, ब्रिटिशर्स या फ्रेंच पीपल, दे यूज्ड टू डू ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता था, धंधा। ठीक है, इसको करने आए थे, ये करने आए थे धंधा, लेकिन ये घर बसा बैठे यहाँ पे। ठीक है, घर बसा बैठे मतलब क्या हो गया, दे स्टार्टेड अ गवर्नमेंट हियर। ठीक है, हम इतने कमजोर थे कि इन्होंने देखा कि अगर इनको धंधा करना ही, इसको बंद कर देगा प्लीज, तो इन्होंने देखा कि भाई अगर हमको धंधा करना ही है यहाँ पे तो हम ठोक पीट के धंधा कर सकते हैं। मतलब कैसा, पूरे गवर्नेंस को, ये लोग बहुत कमजोर हैं यहाँ पे, हम जो थे हम बेसिकली डिवाइडेड थे, हम गुटों में बटे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि भाई साहब व्हाई नॉट एम्प्लॉय ऑल दीज पीपल, और यहाँ पे हम पूरे चीज़ों को ही कंट्रोल कर लेते हैं। वी विल कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज एंड वी विल स्टार्ट प्रोडक्शन। तो इस तरह से इन्होंने टेरिटरी बना ली। भाई साहब इंट्रोडक्शन, औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल ऑफ द मुगल रूलर्स। मुगल साम्राज्य था और औरंगजेब भाई साहब उसके लास्ट साम्राज्य के लास्ट रूलर थे, वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द लास्ट मुगल रूलर्स। ठीक है, he established control over a large part of the territory that is known as India। आपको ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, this was basically controlled by Aurangzeb। This is his control। Huge amount of territory was under the Mughal Empire under his rule। After his death in 1707, many Mughal governors, जिनका नाम मतलब जिनको सूबेदार बोला जाता था, these were basically governors। तो औरंगजेब ने इतने बड़े एम्पायर को इफेक्टिवली रूल करने के लिए हर एक जगह पे सूबेदार रखा था। तो ये सूबेदार क्या करने लगे भाई साहब, देयर बिग जमींदार्स बिगैन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। तो जैसे भाई साहब अभी समझो भाई साहब समीक्षा राजा है। ठीक है, तो समीक्षा भाई साहब औरंगजेब है और ये सब सूबेदार हैं। तो अभी समीक्षा ने रिजाइन दे दिया, लेट्स से, एंड व्हाट हैज हैपेंड इज दीज सूबेदार्स, इनको पावर दे रखा है। तो अभी इन्होंने देखा भाई हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तो तांडव करो भाई साहब। ठीक है, तो जैसे मतलब हमको ये कंट्रोल दिया गया था, अभी हम ही यहाँ के राजा हो गए। ठीक है, एंड स्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स, तो छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स बनने लगे। ठीक है, दिस एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। तो कोई इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा। ठीक है, सो छोटे मोटे गुटों में ये सारा राज्य चलने लगा। ठीक है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century however, a new power was emerging on the political horizon, the British। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और पावर अभी मंडराता नजर आ रहा था, वो था ब्रिटिश पावर। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century। डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, एक छोटे से स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से आए, एंड वे रिलक्टेंट टू अक्वायर टेरिटरीज। ठीक है, दे डिडंट वांट टू रूल हियर, लेकिन उन्होंने देखा बड़ा कमजोर सा नेशन है, जो चीज़ हम धंधा करके यहाँ से लेकर जाएंगे वही चीज़ हम जबरदस्ती भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रूल कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन बेसिकली रूल, क्योंकि वहाँ पे अभी भारत छोटे छोटे एम्पायर में बट रहा था। हाउ डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर, इन दिस चैप्टर वी विल सी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी acquired charter from the ruler of England, granting the sole right to trade with the East। चार्टर मतलब एक फरमान। ठीक है, बिजनेस का लाइसेंस, हम बोलते हैं ना बिजनेस करने के लिए जो लाइसेंस लगता है, जैसे समझ लो फूड लाइसेंस होता है, तो ये एक लाइसेंस आपको लगता है, इसी तरह से बिजनेस करने का एक लाइसेंस मिल गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लाइसेंस मिल गया क्वीन से, तभी ब्रिटिश में क्वीन हुआ करती थी, तो क्वीन ने उनको एक लाइसेंस दे दिया, आप जाकर ईस्ट में धंधा कीजिए। ठीक है, चार्टर मतलब लाइसेंस, द सोल रेट टू ट्रेड विद द ईस्ट, इनको ही सिर्फ दिया। ठीक है, ईस्ट बहुत सारे और भी कंपनीज थे ब्रिटिश में। ठीक है, लेकिन ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड द राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कैन compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये राइट मिला। ठीक है, तो दूसरे किसी को नहीं मिला। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस, ये भाई साहब ओशन से तैर कर कहां तक आ गई, इंडिया तक आ गई। लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच दे कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस। ठीक है, एक चीप प्राइस में, कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट अ हायर प्राइस, तो दे विल कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट अ हायर प्राइस। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। तो ग्रेट ब्रिटेन में या इंग्लैंड में और भी ट्रेडिंग कंपनीज थी, लेकिन सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये लाइसेंस मिला।
ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये राइट या चार्टर मिला, ठीक है, टू ट्रेड। तो इसका मतलब इसका फायदा ये उठाएगी, है ना, और कोई कंपटीशन में नहीं है तो भाई साहब फायदा उठाएंगे। एक तरफा धंधा ये, इसमें फायदा होना ही होना है, ठीक है। ओके, मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो भाई साहब ये चीप में बाय करेंगे और बहुत एक्सपेंसिव आदमी में सेल आउट करेंगे। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ साथ दूसरे ईस्टर्न इंडिया जो दूसरे जो कंपनीज थे उन लोग भी एंट्री करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ब्रिटिश से थी, लेकिन दूसरे जो पावर्स थे जैसे फ्रांस, पोर्तुगल, दे ऑल्सो स्टार्टेड टू एंटर द यूरोपियन मार्केट्स, ठीक है। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope, तो ऐसे आ रहे भाई साहब, देखो ऐसे, तभी लैंड की जर्नी नहीं थी, ऐसे सेव करते हुए आ रहे। So this is called the Cape of Good Hope, ये ऐसे रूट लेते हुए ये इंडिया पहुंच रहे, ठीक है। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India. पोर्तुगीज मतलब पोर्तुगल से ऑलरेडी लोग पहुंच चुके थे। जब तक भाई साहब ब्रिटिशर्स पहुंचे तब तक पोर्तुगीज ऑलरेडी पहुंच चुके थे। पोर्तुगल एक दूसरा कंट्री था, ठीक है, एंड हैड एस्टैब्लिश्ड देयर बेस इन गोवा। अगर आप गोवा में जाते हो तो आपको आज की तारीख में भी बहुत सारे पोर्तुगल बिल्डिंग्स मिलेंगे, पोर्तुगीज स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे, गोवा हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ये सब ऐसे कोस्टल प्लेसेस है जहाँ पे आपको पोर्तुगल स्टाइल में स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पोर्तुगल स्टाइल में एक्सकेवेटेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। सो दे एस्टैब्लिश्ड 1498 में भाई साहब क्या हो गया, वास्को डिगामा, in fact it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered this sea route in India in 1498। तो इन्होंने 1498 में डिस्कवर किया। By the early 17th century the Dutch too were exploring possibilities of trade in Indian Ocean। तो आप देखो अभी इंडिया को एक्सप्लोर करने के पहले कौन आया, पहले आया पोर्तुगीज, फिर आए भाई साहब ब्रिटिशर्स, फिर अभी डच भी आने लगे, ठीक है। डच ऑल्सो एक्सप्लोर्ड इंडिया। तो यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे सुपर पावर्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज आर ट्राइंग टू कम एंड ट्रेड इन इंडिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स, अभी फ्रेंच ट्रेडर्स भी आ गए भाई साहब। तो कौन कौन आ गए, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश एंड द पोर्तुगीज, ये चार लोग के कंट्रीज, चार कंट्रीज के लोग भाई साहब हमसे ट्रेड करने आ गए। द प्रॉब्लम वाज दैट द कंपनीज वेर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। अभी क्या प्रॉब्लम होगी बताओ, सब लोग एक ही चीज चाहते हैं, मतलब द बाइंग द सेम थिंग्स, या था स्पाइसेस, कॉटन, ये सारी सेम चीजों से इनको ट्रेड करना था। तो अभी क्या होगा, इनमें कंपटीशन होगा। देखो ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करने का लाइसेंस रखती है, तो उसको कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन उसको कंपटीशन किससे मिलेगा, इन बाकी के 3 कंट्रीज से मिलेगा। तो कंट्रीज में अभी कंपटीशन होगा, ठीक है, और इसी में वॉर होगा, ठीक है, कंट्रीज में भाई साहब अभी कंपटीशन चालू होगा। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। इसका भाई साहब मार्केट में बहुत बड़ा था, ठीक है। पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमम, ये स्पाइसेस हैं बेसिकली, ठीक है, टू वेयर इन ग्रेट डिमांड। तो इंडिया क्यों, पूरा एशिया ही स्पाइसेस के लिए फेमस है, ठीक है, लैंड ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है, मसाले, ठीक है। आप देखोगे मतलब हम जितना टेस्टी फूड बनाते हैं, यूरोपियंस उतना टेस्टी फूड नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा मसाला डालते हैं फूड में, ठीक है। तो वी आर बेसिकली द हब ऑफ मसाला, ठीक है। कंपटीशन अमॉन्ग यूरोपियन कंपनीज इंक्रीज्ड, दिस इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेस्ड। अभी इतने सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं हमसे गुड्स लेने के लिए, तो हम भाई साहब प्राइस बढ़ाएंगे, तो इंडियंस अभी प्राइस बढ़ाने लगे, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ने लगा, प्राइस बढ़ने लगा। दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। तो आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भाई साहब, देखो आप एक चीज, एक कॉस्ट प्राइस है और आपका एक सेलिंग प्राइस है। अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ता रहेगा, सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ता रहेगा तो आपका मुनाफा भी तो कम होता रहेगा, प्रॉफिट भी आपका कम होता रहेगा, ठीक है। ओके, सो एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स वाज द वे ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज टू फेरिश। तो एक ही तरीका था अभी, जितने भी राइवल कॉम्पिटिटर्स हैं इनको खत्म करो, ऑल द राइवल कॉम्पिटिटर्स शुड बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो यही एक तरीका बचा था। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स
therefore led to fierce battles between the trading companies। भाई साहब बहुत खतरनाक बैटल चालू हो गया, ठीक है, सारे ट्रेडिंग कंपनीज में बहुत खतरनाक बैटल चालू हो गया। थ्रू द 17th and the 18th centuries, ठीक है, दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स। इतना भाई साहब कि समझ लो कोई शिप है, सारा माल लोड करके लेकर जा रहा है, एनिमी ने मतलब समझ लो डच का शिप जा रहा है तो फ्रांस उसको डुबो देगा, ठीक है, फ्रांस उसको मार मुर के डुबो देगा, इसका लॉस करवा देगा, या ब्रिटिशर्स पोर्टुगीज का कोई लॉस करवा देंगे, ठीक है। रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स, ठीक है, ब्लॉक देयर रूट्स, ठीक है, अगर समझ लो ये मेरा एरिया, यहां से मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, जाकर दिखाओ, ठीक है। सो ब्लॉक देयर रूट्स, ठीक है, ब्लॉकेटेड देयर रूट्स। फिर प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स। तो जितने भी राइवल कंट्रीज हैं, ठीक है, एक दूसरे से ही कंट्रीज अभी भिड़ रहे थे वैसा, ठीक है, रॉ मटेरियल्स ले जाने के लिए एक दूसरे से कंट्रीज अभी भिड़ रहे थे, ठीक है। सो ऑल दीज वेर फाइटिंग अमंग्स्ट ईच अदर, ओके। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड, तो अभी हमको ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए भाई साहब बंदूक उठानी पड़ रही है, समझ में आ रहा है। ये चार जो कंट्रीज आ गए थे, ग्रेट ब्रिटेन, डच, फ्रेंच एंड द पोर्टुगल, all have arrived the shores of India now to do business, they have taken up to arms, क्योंकि बिना आर्म्स के आप धंधा कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो दे हैव टेकन अप टू आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो भाई साहब जितने भी ट्रेडिंग के धंधे जगह होते थे उनको फोर्टिफाई किया जाता था, मतलब किला बनाया जाता था, वर्चुअली किला बनाया जाने लगा, ठीक है। सो दे दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स, ठीक है, एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। तो अभी आप किला बना रहे हो, किला किस लिए बना रहे हो, ताकि समझ लो ब्रिटिशर्स ने किला बनाया, क्यों किला बनाया रहेगा, क्यों किला बनाया रहेगा, ताकि पोर्तुगल, डच या आपके फ्रेंच कॉलोनीज उनको अटैक ना करें। लेकिन जो लोकल रूलर्स होंगे वो बोल रहे भाई साहब हमारे पास आके हमारे अंदर फोर्ट बना रहे हो, किले के अंदर किला बना रहे हो तुम, ठीक है। तो ये लोकल रूलर्स अभी भड़क गए, जो वहां के लोकल राजा लोग होते थे, तुम लोग आपसी मतलब मारामारी में हमारा लैंड यूज करते हुए भाई साहब हमने तुमको परमिशन दिया है बिजनेस करने के लिए, अभी तुम यहाँ पे फोर्ट बना रहे हो, फोर्ट बना रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। सो द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो अभी भाई साहब इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। पॉलिटिक्स मतलब देखो, ट्रेड मतलब सिर्फ सिंपल सादा सीधा धंधा नहीं रहा, अभी धंधे को चलाने के लिए मारामारी करनी पड़ रही है, मारामारी करनी पड़ी है, तो भाई साहब पॉलिटिक्स इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं आप, ठीक है। तो कंपल्सिवली दे गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेट अस हाउ दिस हैपेंड। तो ट्रेड प्लस पॉलिटिक्स, अभी नाउ ट्रेड प्लस पॉलिटिक्स। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। हाउ ट्रेड, तो पहला उनका भाई साहब क्या सेंटर था, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी, ग्रेट ब्रिटेन की, और इसको इकलौता चार्टर मिला हुआ था टू ट्रेड, ठीक है। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, तो भाई साहब कैसे ट्रेड के चलते आपका बैटल्स चालू हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड in Bengal. 1651 the first English factory was set up on the banks of the river Hooghly, ठीक है। तो पहला आपका सेटअप हुआ। This was the base from which companies traders operated। तो ये हुगली के बेस में एक भाई साहब इन्होंने लाया, ठीक है, और यहाँ से ही आपके सारा यहाँ से ही चालू हुआ, ठीक है। The factory had warehouse where goods for export were stored। तो यहाँ पे एक warehouse था, तो जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट करना था या यूरोपियन कंट्रीज में ले जाना था वहां से ये ले जाते थे, वॉरहाउस मतलब। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर द कंपनी ऑफिशियल्स सैट। तो यहाँ पे ऑफिसेज थे जहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स भाई साहब बैठते थे, डिस्कस करते थे, मीटिंग्स और स्ट्रैटेजीज अप्लॉय करते थे, ठीक है। अ ट्रेड एक्सपैंडेड, एज ट्रेड एक्सपैंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो इन्होंने क्या बोला भाई साहब, जिनसे हम माल देते हैं, जिनको माल देते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, ये बहुत दूर दूर है, वाई डोंट दे कम एंड सेटल डाउन हियर ओनली, ठीक है, इनको हम यहाँ पे ही बसा देते हैं, ठीक है, ओके। सो 1696 में इस तरीके का भाई साहब इट बिगैन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। ये सेटलमेंट में क्या होता था, धंधा होता था, चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, तो एक फोर्ट सा बना दिया इन्होंने, क्योंकि अभी इनको डर था किनसे, पोर्तुगीज से, फ्रेंच से और डच से, इन तीनों से डर था, तो इन्होंने फोर्ट बना दिया। पहले के ज़माने में फोर्ट्स बनते थे, ठीक है, फोर्ट्स बनते थे क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं और कोई भी अटैक कर सकता है। 2 years later it bribed मुगल officials। What is bribe? आप भाई साहब बाइक चला रहे हैं दबादब, आपका लाइसेंस बना नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या करोगे सर, तो इसको घूस देना बोलते हैं, ब्राइब, ठीक है, ब्राइब मतलब घूस देना, ठीक है। 2 years later it bribed मुगल officials into giving the company जमींदारी राइट्स over 3 villages। तो उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को भाई साहब पैसा खिलाकर क्या किया,
जमींदारी राइट्स ले लिया 3 विलेजेस का। इन 3 विलेजेस से आगे चल के बनता है कैलकाटा, ठीक है, जो इनका मेन सेंटर था, ठीक है। ये 3 विलेज, वन ऑफ दिस वाज कोलकाता, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मॉडर्न डे कोलकाता, ठीक है। सो एक का नाम था भाई साहब कोलकाता, जिसको मॉडर्न डे में कोलकाता बोलते हैं। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान। फरमान मतलब लॉ होता था, ठीक है। तो औरंगजेब को भाई साहब ने परसुएड किया कि आप एक फरमान, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री मतलब हाँ, ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा, ड्यूटी फ्री, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री शॉप्स पे गए हो कभी? ड्यूटी फ्री शॉप्स, कभी कभी कुछ शॉप्स ना ड्यूटी फ्री हो जाते हैं। ड्यूटी फ्री मतलब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इन्होंने भाई साहब औरंगजेब से फरमान ले लिया कि नाउ वी विल बी एबल टू डू बिजनेस विदाउट पेइंग एनी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, ड्यूटी फ्री। ओके, द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। तो मैनिपुलेट मतलब धीरे धीरे ये कंपनी मतलब पैसा खिला रही है लोगों को, ठीक है, और मतलब सोने गहने चांदी दे रही है, हमारे लिए काम करो, हमारा ये अप्रूवल कर दो, हमारा ये अप्रूवल कर दो। सो धीरे धीरे और कंसेशंस लेने लगी। और कंसेशंस लेनी मतलब जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं या राजा महाराजा है उनको खुश रख रही है और कंसेशंस ले रही है। एंड मैनिपुलेट मतलब इनको अपने हिसाब से चला रही है, ठीक है। तो इस तरह से औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब से जो इतने स्ट्रिक्ट रूलर थे उनसे इन्होंने भाई साहब एक ड्यूटी फ्री का लाइसेंस ले लिया, ठीक है, मतलब विदाउट टैक्स धंधा करने का लाइसेंस ले लिया, ठीक है, विदाउट टैक्स ड्यूटी फ्री। ओके, औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस एट ग्रैड ओनली द कंपनी ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वेर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड वेर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। तो जो भी ऑफिशियल्स थे अगर प्राइवेट में कोई ट्रेड कर रहे होंगे, कोई प्राइवेटली कोई धंधा कर रहे होंगे तो उनको भाई साहब ड्यूटी पे करना पड़ता था। दे रिफ्यूज टू पे कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। तो इन्होंने बोला कि नहीं हम क्यों देंगे। देखो कैसा होता है, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ट्रेड कर रही है तो उसको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो अगर कोई धंधा कर रहे हैं तो उनको तो ड्यूटी देना पड़ेगा ना। लेकिन उन्होंने भी बोला कि नहीं हम देंगे, नहीं देंगे। तो इससे क्या हो गया, बंगाल के लिए बहुत रेवेन्यू लॉस होने लगा, क्योंकि अगर आप टैक्स ही नहीं दोगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, ठीक है। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। उस टाइम पे नवाब थे बंगाल के मुर्शीद कुली खान, ठीक है। सो ही प्रोटेस्टेड। तो द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल्स इंटेंसिफाइड। अभी भाई साहब इन दोनों में प्रसन्न होने लगा, ठीक है। तो अर्ली 18th सेंचुरी में जो कॉन्फ्लिक्ट था किसमें बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल, ये भाई साहब इंटेंसिफाई होने लगा, ये भाई साहब अभी बढ़ने लगा, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर्स, ठीक है। तो अभी दूसरे रीजनल पावर्स भाई साहब आने लगे, दूसरे रीजनल पावर्स। मुर्शीद कुली खान was followed by अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो इनके बाद सबके सब भाई साहब स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, ठीक है। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान आए और अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला आए। सिराजुद्दौला वाज बेसिकली अ वेरी यंग पर्सन, 17 साल की उम्र थी उनकी, ठीक है, जब वो राजा बने या नवाब बने बंगाल के। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। तो इनको समझ में आ रहा था कि भाई साहब ये जो कंपनी है ये भाई साहब एक चूहा बन के घुसी है, लेकिन भाई साहब एक बहुत बड़ा सब कुछ हमारा लेकर जाएगी, ठीक है। सो दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशंस टू द कंपनी, ठीक है, नहीं कोई कंसेशन हम नहीं देंगे आपको, ठीक है। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो हमको बहुत सारा आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, लार्ज ट्रिब्यूट्स, ठीक है, ठीक है। डिनाइड एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। कंपनी ने भाई साहब कोई राइट था उनका कि वो कॉइन्स मिंट कर पाए, वो राइट भी उनसे ले लिया, ठीक है। स्टेप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस, ठीक है। स्टॉप्ड इट तो मतलब अभी भाई साहब आपने जो किला बना लिया, अब नहीं बनाना है, हम बंद कर रहे हैं, आपका ये किला बनाने का प्रोग्राम ही हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, ठीक है, दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। So they claimed that the company was depriving। तो ये कंपनी जो उनको टैक्स पे करना था वो कंपनी बेसिकली बंगाल गवर्नमेंट को पे नहीं कर रही है, ठीक है। डिसीट मतलब धोखेबाजी कर रही है, ठीक है। अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब को ये नहीं मान रहे। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स, ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। तो ये भाई साहब नवाब और इनके ऑफिशियल्स को ह्यूमिलेट मतलब बेइज्जत करने की कोशिश कर रही हैं।
द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वेर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। तो कंपनी बोल रही है कि भाई साहब आपके जो लोकल ऑफिशियल्स हैं ये हमसे बहुत सारा कुछ डिमांड कर रहे हैं घूस का, ठीक है, तो हम ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ता जा रहा है, ठीक है। रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी, ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वेर रिमूव। जो ये टैक्स आपने लगाया है अगर इसको आप हटाएंगे तो ही ट्रेड या धंधा बढ़ सकता है, ठीक है। टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स। तो ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए उसके सेटलमेंट्स को बढ़ाने लगा। बाई अप विलेजेस, रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कॉन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ पलासी। तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा और फाइनली एक वॉर हो गया और इसी वॉर को हम क्या बोलेंगे, बैटल ऑफ पलासी, ठीक है। दिस इज द फेमस बैटल ऑफ पलासी। ये बैटल ऑफ पलासी के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने आप को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, ठीक है, ओके। बैटल ऑफ पलासी, द बैटल ऑफ पलासी व्हेन अली वर्दी खान died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल। ये बहुत यंग थे एकदम, मतलब इनकी उम्र नहीं हुई थी, लेकिन उस टाइम पे डायनेस्टियल पॉलिटिक्स थी। तो मतलब नवाब मर गए तो नवाब के जो हाँ क्या नवाब के बेटे, ओके, नवाब के जो बेटे होंगे वही क्या करेंगे भाई साहब, ही ओनली विल बी द नवाब, ठीक है, ही ओनली विल बी द नवाब। तो इनके नवाब के बेटे थे भाई साहब कौन, सिराजुद्दौला, एंड ही बिकेम द नवाब, ठीक है। ये कहाँ चले आए हम, ओके। सो सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। कंपनी को भाई साहब पपेट रूलर चाहिए था, मतलब कठपुतलियों पे नाचे, जो भी रूलर होगा बंगाल का वो हमारे कठपुतलियों पे नाचे, हमारे इशारों पे नाचे। तो ये मतलब ये देखा कि ये बच्चा सा है, ये इसको अपन साइड में ले लेते हैं और इसको भाई साहब अपना ही पपेट बना लेते हैं, ठीक है। दे थॉट दैट दे कुड ईजिली, literally a toy that you can move with strings. The term is used to disciplinarily to refer to a person who is controlled by someone else, ठीक है। So it tried to, though without success, to help one of Sirajuddaulla's rivals become the Nawab. तो अभी ये क्या करने लगे, ये तो सिराजुद्दौला भाई साहब नहीं सपोर्ट करूंगा, मैं कंपनी को सपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसा एटीट्यूड था उनका। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, घर में कोई ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हो, और इनको एक इंसान मिल गया, मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर बेसिकली सिराजुद्दौला के अंकल थे, तो उनको लगता था कि वो रूलर बन सकते हैं, बट सिराजुद्दौला बहुत अभी यंग है तो इनको रूलर बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने अभी एन इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी, ठीक है, टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। तो उन्होंने बोला भाई साहब आप स्टे अवे, डोंट इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ माई हाउस, ठीक है। सो आपको भाई साहब स्टे अवे करने बोला। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, पे द रेवेन्यूज, ये सब उन्होंने डिमांड किया, आप अपना रेवेन्यू भरिए और ये जो किला विला बना रहे हैं आप बंद कीजिए ये तांडव, ठीक है। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। तो इन्होंने भाई साहब सीधा अटैक कर दिया। कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक्ड द वेयर हाउस, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, इनके सब हथियार छीन लिए, ठीक है। और क्या किया भाई साहब, ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, इंग्लिश शिप को भाई साहब ब्लॉक कर दिया, ठीक है, बैन कर दिया बिजनेस करने में। Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there, ठीक है। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced, ठीक है। तो इनको भाई साहब भेजा रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव तभी कहाँ पे थे, मद्रास में थे भाई साहब। रीइंफोर्स मतलब बहुत सारा फोर्सेस लेकर इनको कैलकाटा की तरफ रवाना कर दिया कि डील विद हिम, ठीक है, ओके। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड, तो भाई साहब नवाब के साथ नेगोशिएशंस चालू हो गया, ठीक है, नहीं हम आपकी सुनते हैं। फाइनली इन 1757 भाई साहब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट पलासी। अभी भाई साहब पूरा वॉर, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव को इन्होंने अपॉइंट किया और रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब क्या करे, रॉबर्ट क्लाइव इज बेसिकली नाउ ऑन वॉर विद सिराजुद्दौला। तो अभी खुल्लम खुल्ला बैटल, ठीक है। One of the main reasons for the defeat of Nawab was that the forces led by Mir Zafar, one of Sirajuddaulla's commanders, never fought the battle, ठीक है। तो सिराजुद्दौला के अंकल थे मीर जाफर और इनको नवाब बनने का बड़ा शौक था और इनको लगता था कि सिराजुद्दौला अभी भी छोटा है और नवाब नहीं बन सकता, मैं उस पोस्ट के लिए हकदार हूँ, ठीक है। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इनको अपने साइड में ले लिया। ब्रिटिशर्स अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करते थे, ये देखते थे कि भाई साहब इस पूरे साम्राज्य में कौन हमारा वीक लिंक है जो हमारे साइड में आ सकता है, ठीक है। और इन्होंने भाई साहब मीर जाफर को अपने साइड में ले लिया
और मीर जाफर जो ये सिराजुद्दौला को पता नहीं चला, तो मीर जाफर ये वॉर हार गए। प्राइमरली इसलिए हारे क्योंकि उनका जो मेन लेफ्टिनेंट या कमांडर थे वो थे मीर जाफर, और मीर जाफर इनके साइड में हो गए थे, तो सिराजुद्दौला बेसिकली लॉस्ट द बैटल। ठीक है, Clive had managed to secure his support by promising to make him the नवाब after crushing सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बोला मीर जाफर को, भाई साहब आप हमको सपोर्ट कीजिए, आप हमको सारा इन्फॉर्मेशन देते रहिए, हम नवाब सिराजुद्दौला को हरा देंगे और नेक्स्ट राजा आप ही को बनाएंगे, नेक्स्ट नवाब हम आप ही को बनाएंगे। ठीक है, ओके। So the Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. After the defeat at Plassey, सिराजुद्दौला was assassinated and मीर जाफर made the नवाब। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को भाई साहब as promised by the Britishers he was made the नवाब of Bengal। ठीक है, he was made the नवाब of Bengal। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration। कंपनी भाई साहब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती थी, कंपनी आई थी धंधा करने के लिए, ये लूट मार के हमको कंगाल करके जाएगी। ठीक है, तो इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। तो क्या क्या चेंजेस हुए बैटल ऑफ प्लासी के बाद? इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस देन टेरिटरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली। तो कंपनी ने भाई साहब अपना सिद्धांत बहुत सिंपल रखा कि अब हम यहाँ पे धंधा करने आए हैं, अगर जितने भी लोकल रूलर्स हैं हमारे धंधे को सपोर्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ भाई साहब लड़के हम उसको ले लेंगे। ठीक है, तो दैट वाज क्लियर। Soon the company discovered that this was rather difficult, ठीक है, for even the puppet nababs were not always as helpful as the company wanted them to be। जिनको उन्होंने पपेट बना के रखा था, जिनको इन्होंने जैसे अभी किसको पपेट बना दिया, मीर जाफर को। ठीक है, तो जिनको इन्होंने पपेट बना के रखा है वो भी इनको हमेशा हेल्प नहीं करते थे, they never helped them। ठीक है, after all they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from all their subjects। क्यों नहीं हेल्प करते थे? क्योंकि अगर ये हेल्प करते तो इनके लोग इनको क्या बोलेंगे, अरे तुम तो भाई साहब ब्रिटिशर्स के चमचे हो, ऐसा बोलेंगे ना, तुम वो जो बोलेगा वही तुम कर रहे हो, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो हर समय वो ब्रिटिशर्स को हाँ नहीं बोल पा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट कुड द कंपनी डू, तो व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड, तो अभी मीर जाफर को इन्होंने क्या बनाया था, नवाब, तो मीर जाफर नहीं अभी बोला कि नहीं। ठीक है, प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। तो कंपनी ने मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को बिठा दिया। ठीक है, तो इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया भाई साहब, मीर जाफर ने। ठीक है, व्हेन मिस्टर मीर कासिम कंप्लेंट मीर जाफर, तो इन्होंने फिर मीर कासिम ने भी कंप्लेन किया, नहीं ये सब आप क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने क्या किया, चलो तुम वापस आओ, तुम जाओ, यही कर रहे हैं ये। ठीक है, दे आर नॉट बी, ये खुद नहीं बन रहे रूलर्स। ठीक है, ये किसी और को बैठा रहे हैं क्योंकि इनका मकसद ही रूलिंग करना नहीं था, इनका मकसद था ट्रेड, लेकिन सामने से हमने इनको रूलिंग की अपॉर्चुनिटी दे दी है। ठीक है, तो ऐसा ही कर रही है। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट he in turn was defeated in a battle fought at Buxar and was driven out of Bengal। तो मीर कासिम को बैटल ऑफ बक्सार में डिफीट किया गया और उनको बंगाल से खदेड़ के बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स। तो नवाब के ऊपर इन्होंने बोल दिया कि भाई आपको ना अपने रेवेन्यू से हमें 5 लाख रुपए, उस टाइम पे 5 लाख रुपए समझिए कितना होता था। ठीक है, 5 लाख रुपए हर महीने देने पड़ेंगे। ठीक है, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, या एक्सपेंसेस। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद द पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स। तो लॉर्ड क्लाइव ने बोला हम ही नवाब बन जाएंगे, अभी ये नवाब लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं, फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। So finally in 1765 the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal। तो ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, मुगल एम्परर ने इनको दीवान बना दिया। ठीक है, दीवान मतलब पूरा देख रेख यही करेंगे, बंगाल के पूरे प्रोविंसेस को कौन हैंडल करेगा, ब्रिटिशर्स। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। पूरे रेवेन्यू रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हैं। तो हमने ना इनको अपॉर्चुनिटी दी है, ब्रिटिशर्स ऐसे ही एक्सपैंड नहीं कर पाए। ठीक है, This solved a major problem that the company had earlier faced। अभी तो भाई साहब खुल्लम खुल्ला लूट है। ठीक है, From the early 18th century, its trade with India had expanded। ठीक है, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain। ठीक है, तो ज़्यादा करके भाई साहब this was because at this time Britain had no goods to sell in India। The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani।
तो पहले ये गोल्ड और सिल्वर जो है तो ब्रिटेन से लाते थे और धंधा करते थे इंडिया के साथ। अभी तो भाई साहब बंगाल में इनको पूरा कंट्रोल मिल गया है, तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड और इसको सप्लाई को रोक दिया और खुद ही पूरा धंधा करने लगे, मैनेजिंग द एंटायर यूनिट ऑफ बंगाल। ठीक है, दीवानी के बाद ये सब रुक गया, तो गोल्ड और ये इनके पास ही रह गया, अभी ये नहीं ला रहे हैं। ठीक है, जरूरत ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, these revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India. ठीक है, maintain company troops and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. तो इनके जो अलग अलग खर्चे थे, ये जो पैसा अभी जा रहा था धंधा करने में, उसी पैसे से अभी ये सब करने लगे, क्योंकि धंधा अभी क्या करना, अभी तो पूरा राज्य ही इनका है, लूट के लेके जाओ। ठीक है, सो the territorial ambitions of the mercantile East India Company were viewed with disgust and doubt in England. ठीक है, तो इंग्लैंड वालों भाई साहब बोलने लगे तुम लोग को हमने धंधा करने के लिए भेजा था, अभी तुम भाई साहब वहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके पता नहीं क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम भाई साहब उस देश को लूट रहे हो और हमारा एक खराब इंप्रेशन बना रहे हो। द प्रॉमिस ऑफ द रिचेस आफ्टर द बैटल ऑफ पेलासी, रॉबर्ट क्लाइव रोट टू विलियम पिट, one of the principal secretaries of the state, to the English monarch on 7th of January 1959 from Calcutta. तो रॉबर्ट क्लाइव एंड विलियम पिट, but so large a sovereignty may possibly be an object too extensive for a mercantile company. Mercantile company मतलब जिसका उद्देश्य क्या हो, धंधा। ठीक है, I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich kingdoms. तो रॉबर्ट क्लाइव क्या बोल रहे हैं इनको, विलियम पिट को, कि मैं बोल रहा हूं आपको कि ये सारे जितने भी किंगडम्स हैं हम सब कब्जा कर लेंगे। ठीक है, now I leave you to judge whether an income yearly of 2 million sterlings with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention. ठीक है, तो सोचिए 2 मिलियन स्टर्लिंग्स का हमको इनकम होगा। ठीक है, देखो ब्रिटिशर्स ये नहीं बोल रहे हैं कि आप वहाँ पे आप यहाँ पे अपना किंगडम बनाएं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हम किंगडम बनाएंगे तो हमारा इतना इनकम होगा, 2 मिलियन स्टर्लिंग्स। ठीक है, पब्लिक अटेंशन। The Nawab complains in 1733. The Nawab of Bengal said that this was about the English traders. When they first came into the country, they petitioned that the government, in a humble manner, for liberty to purchase a spot of ground to build a factory, whose upon which was no sooner granted, but they built a strong fort. इनको भाई साहब छोटा सा एक लैंड मांगा था इन्होंने, क्या बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, और आज वहां पे एक बड़ा सा किला बना रहा है। ठीक है, सराउंडेड इट विद डिच विच हैज कम्युनिकेशन, तो विद द रिवर, इस पूरे फैक्ट्री के या किले के बाहर ऐसा नाला बना के रखा है। ठीक है, और इस नाले में पानी ये कहां से ले रहे, रिवर से ले रहे। ठीक है, हैज कम्युनिकेशन विद द रिवर एंड माउंटेड ऑन अ ग्रेट नंबर ऑफ गन्स अपॉन द वॉल्स। और इन्होंने गन्स क्यों रखे हैं, सब गन्स क्यों रखा है भाई साहब, किला बना रहे हैं मतलब ये पूरा अपना साम्राज्य बना रहे हैं। ठीक है, धंधा करने आए हो कि भाई साहब लड़ाई झगड़ा। ठीक है, they have enticed several merchants and others to go and take protection under them, and they collect a revenue which amounts to rupees itne 100,000. They rob and plunder and carry great number of the king's subjects of both sexes into slavery of their own country. तो धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, हमको स्लेव्स बना रहे हैं और हमारी अभी जागरूकता फैलनी चाहिए। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम्स नवाब, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। ठीक है, हाउ व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? ठीक है, इट मेंट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। तो कंपनी को ज्यादा पावर मिलने लगा और ज्यादा अथॉरिटी अभी मिल गई भाई साहब। ठीक है, दीवानी राइट्स मिल गए, बट ऑल्सो मेंट समथिंग एल्स। ईच कंपनी सर्वेंट बिगैन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। अभी ये जो अपना देश छोड़कर आए हैं, चाहे भले यहाँ पे एक सोल्जर हैं, लेकिन हम भी अभी नवाब की तरह जिएंगे भाई साहब। ठीक है, अभी हम इस जगह के क्या बन गए हैं, नवाब। ठीक है, वी आर बेसिकली बिकम नवाब। ओके, आफ्टर द बैटल ऑफ पेलासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वेर फोर्स्ड टू गिव लैंड वॉज सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स। तो जो बंगाल के नवाब थे उनको बहुत सारा लैंड और पैसा देना पड़ रहा था जुर्माने के तौर पे। ठीक, टू कंपनी ऑफिशियल्स। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया, ये खुद ही इतने रिच बन गए। 1743 he had come to Madras, now Chennai, from England. ठीक है, 1764 he appointed हुए गवर्नर ऑफ बंगाल। he was asked to remove corruption in company administration. ठीक है, when he left India, his India fortune was worth इतने पाउंड्स, 401 और ये 401 401,000 पाउंड्स। ठीक है, बहुत बड़ा एक पैसा लेकर गए।
He was himself cross-examined by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब इतना वेल्थ कहाँ से निकाल लिया भाई साहब तुमने, ठीक है, इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा कर लिया. Although he was acquitted, he committed suicide. बाद में चल के इन्होंने, मतलब इनको छोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में चल के इन्होंने सुसाइड कर लिया. However, not all company officials succeeded in money making like Clive. Many died an early death in India due to diseases. तो इंडिया में इनको क्लाइमेट सूट नहीं किया और डिजीजेस के चलते ये मर गए, ठीक है. एंड वॉर, एंड इट कुड नॉट बी द राइट रिगार्ड ऑफ ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट. ऑल्दो मैक्सिमम वेर करप्ट एंड डिसऑनेस्ट, बट नॉट ऑल ऑफ देम वेर करप्ट एंड डिसऑनेस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है. सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट नहीं थे. मेनी ऑफ देम came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. तो कुछ लोग आए थे, मतलब हाँ हम इंडिया आएंगे, थोड़ा सा पैसा वैसा कमाएंगे और फिर ब्रिटेन में जाकर सेटल डाउन लाइफ लिए जाएंगे, ठीक है. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called nababs, an angelized version of the Indian word नवाब. नवाब का ही भाई साहब एक इंग्लिश वर्जन आया नाबोब्स, ठीक है. तो ये थोड़ा सा फ्लैशी लाइफ इन्होंने जिया. दे वेर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी. भाई पैसा है तो है भाई साहब, ठीक है. एंड वे रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स. तो इनको भाई साहब कार्टून्स और प्लेज में इनका मौकरी किया जाता था, क्योंकि ये पैसा लेकर आए दूसरे देश को लूट कर. हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ एट हिज हियरिंग इन फ्रंट ऑफ अ कमिटी इन पार्लियामेंट? Clive declared that he had shown admirable restraint after the Battle of Plassey. This is what he said. मतलब इन्होंने बोला कि मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की है. Consider the situation in which the victory at Plassey had planned me, ठीक है, placed me. A great prince was dependent on my pleasure, ठीक है. An opulent city lay on my mercy. मैं इतना पावरफुल बन चुका था कि एक किंग जो है वो भी मेरे को भाई साहब हाथ जोड़े खड़ा था, ठीक है. एक पूरी सिटी जो है तो मेरे मर्सी पे थी. एन एंटायर सिटी वाज ऑन माय मर्सी. इट्स रिचेस्ट बैंकर्स बिड अगेंस्ट ईच अदर फॉर माय स्माइल्स. उस सिटी में जो बड़े बड़े बैंकर्स थे, जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स थे, दे वर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मी, ठीक है. थ्रू वॉल्स विच वेर थ्रोन ओपन टू मी अलोन. दीज वॉल्स वेर थ्रोन ओपन टू मी अलोन, piled on either hand with gold and jewels. Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my moderation. फिर भी भाई साहब इतना लोग मेरे को इज्जत दे रहे थे तो मैं क्यों नहीं लूं, ठीक है. तो इतना वो लोग गोल्ड दे रहे हैं, सिल्वर दे रहे हैं, इतना सब कुछ मेरे को दे रहे तो मैं क्यों नहीं लूं. तो अगर मैंने लिया तो क्या गुनाह किया, ऐसा उन्होंने अपने उसमें बोला, ठीक है. कंपनी रूल्स एक्सपैंड. व्हाट पावर्स डिड द रेसिडेंट हैव? If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge, ठीक है. तो 1757 से लेकर 1857 तक धुआंधार इन लोगों ने इंडियन स्टेट्स को अपने अंदर एनेक्स किया, ठीक है. एनेक्स किया मतलब ऐड किया. द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, ठीक है. It used a variety of political, economic and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. तो ऐसे पटाख से नहीं करते, बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से ये एक किंगडम को अपने उसमें एनेक्स करते थे. After the Battle of Buxar in 1764, the company appointed residents in Indian states. Company rule expands. They were political or commercial agents, and their job was to serve and further the interest of the company. Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of the Indian states. तो residents मतलब जो थे, मतलब किसी साम्राज्य में जो लोग हैं उनको अपने साइड में लेकर ये इंटरफियर करने लगे. अच्छा आप ये क्यों नहीं कर रहे, अच्छा आप वो क्यों नहीं कर रहे. तो धीरे धीरे टीका टप्पणी इनकी होने लगी, ठीक है. They started interfering. They tried to decide who was to be successor to the throne. ये अभी फैसला भी करने लगे हैं कि कौन आपके बाद आपके थ्रोन में सक्सेसर होगा या आपको रिप्लेस करेगा, ठीक है. सो दे बिकेम द फाइनल डिसाइडर्स ऑफ दीज थिंग्स एज वेल. तो ये भी डिसाइड करने लगे हैं अभी किंगडम्स के. इतने ज़्यादा ये किंगडम्स में इन्वॉल्व हो चुके थे. दे वर सो इन्वॉल्व इन दीज किंगडम्स, ठीक है. Who was to be appointed in administrative post? किसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देंगे? Sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance. अब ये subsidiary alliance क्या होती है, ठीक है. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. तो जो भी इंडियन रूलर होगा उसके पास अपना खुद का मिलिट्री नहीं होगा.
देखो आपका भाई साहब दबदबा कब होगा, जब आपके पास एक बहुत पावरफुल आर्मी हो. एज अ रूलर इफ यू हैव अ पावरफुल आर्मी देन यू विल बी स्ट्रांग एंड यू विल बी फियर्ड एज वेल. लेकिन इन्होंने भाई साहब ये लगा दिया सब्सिडियरी अलायंस के तहत कि आपके पास कोई भी ऐसा आर्मी आप नहीं रख सकते हैं. ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस में क्या हो गया, इंडियन रूलर्स वेर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, दे वेर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी. तो कंपनी इनको भाई साहब प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है, दे वेर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of its protection. तो इन्होंने क्या बोला, जरूरी नहीं है कि आप अपनी आर्मी रखें, हम आर्मी दे रहे हैं आपको और हमारे आर्मी का खर्चा आप उठाइए, हम आपके टेरिटरी को डिफेंड करेंगे, हम आपके लिए भाई साहब लड़ेंगे, लेकिन आर्मी का खर्चा आप उठाइए. इसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस. ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस, अलायंस मतलब क्या है भाई साहब, एक संगठन, एक समझौता. ठीक है, हम आपको, तो इससे क्या हो रहा है, देखो एक तीर से दो निशाने, आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते, मतलब क्या हो गया, हम आपको कभी भी भगा सकते हैं, है ना, आपका कोई पावर ही नहीं है, आपकी कोई आर्मी नहीं है तो आपका कोई पावर ही नहीं है. हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपके पूरे टेरिटरी को भाई साहब गार्ड करेंगे, लेकिन हम अब क्या करेंगे, अपना फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स का खर्चा आप उठाएंगे. ठीक है, तो लोगों को लगेगा अरे वाह ये तो अच्छा डील है, लेकिन अंदर ही अंदर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आपको आर्मी बनाने ही नहीं दे रहे हैं. कल को अगर आपको हमसे लड़ना भी हो ना तो आपके पास कोई ताकत नहीं है लड़ने की. ठीक है, सो दैट इज हाउ दे वेर वेरी स्किलफुल एंड दे वेर वेरी स्मार्ट इन प्लॉटिंग दिस. ठीक है, इन द इंडियन, इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी. ओके, अभी इस पूरे आर्मी को मेंटेन करने के लिए आपको एक पेमेंट देना पड़ेगा हमें. ये पेमेंट अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हम ले लेंगे. ठीक है, if the Indian rulers failed to make the payment then the part of the territory was taken away as penalty. For example, when Richard Wellesley was Governor General, ठीक है, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company as he failed to pay for the subsidiary forces. आधा राज्य इनका चला गया because he was not able to pay as per the subsidiary alliance that was overthrown on him. ठीक है, Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. ठीक है, ओके, आज यहाँ तक ही. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.